लास्ट टाइम हमने क्रोमेटोग्राफी शुरू की थी और इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी की थी। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज स्टडी करेंगे। क्रोमेटोग्राफी is the special application of distribution law। ये भी बुनियादी तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की ही एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल है। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको याद होगा, हमने कहा था कि कंसंट्रेशन रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, C1/C2 is equal to K। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सैंपल अपने आप को दो इनमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिवाइड करता है इन ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, जबकि क्रोमेटोग्राफी में सैंपल अपने आप को डिवाइड करता है इनटू इनमिसिबल फेजेस। एक फेज का नाम था स्टेशनरी फेज, दूसरी फेज का नाम था मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज हमने कहा था बाज़ दफा कोई सॉलिड होता है और बाज़ दफा कोई लिक्विड होता है। सॉलिड स्टेशनरी फेज हो तो उसे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं और लिक्विड स्टेशनरी फेज हो तो उसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, K is equal to concentration in mobile phase over concentration in stationary phase। स्टेशनरी फेज वो फेज होती है जो अपनी जगह पे रुकी रहती है और मोबाइल फेज इसके ऊपर से गुजरती है अलॉन्ग विद द सैंपल। कल की आखिरी बात हमने पढ़ी थी कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पानी होता है, वाटर विच इज प्रेजेंट इन द पेपर। स्टेशनरी फेज वाटर है, मोबाइल फेज कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होता है और पेपर उसमें स्पोर्ट का काम, पेपर एक्ट एज ए स्पोर्ट। मोबाइल फेज इस डायरेक्शन में मूव करती है, इसकी बुनियाद पे हमने कहा था इसकी तीन किस्में होती हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। तो तीन किस्में हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रेडियल। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की सबसे अहम एप्लीकेशन जो आपके कोर्स में है दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज का लेक्चर अगर आप गौर करें तो ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, राइट प्रोसीजर टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। थ्योरी में भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आप इसका खुद परफॉर्म करेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स, आपको ब्लू, ग्रीन और रेड या रेड, ग्रीन और येलो डिफरेंट कलर्स की इंक्स मिक्स करके दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इनको एक दूसरे से सेपरेट करें। उसका प्रोसीजर पहले देखते हैं। पहला काम आप ये करेंगे कि एक फिल्टर पेपर की शीट लेंगे, उस फिल्टर पेपर की शीट को लेके उसके बॉटम पे तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर बॉटम से एक लेड पेंसिल लाइन ड्रॉ करें। याद रखें, कच्ची पेंसिल से, लेड पेंसिल से लाइन लगानी, बॉल पॉइंट से, पॉइंटर से, मार्कर से ये लाइन ड्रॉ नहीं करना। इसको कहते हैं बेस लाइन। पहले एक शीट लीजिए,
उसके ऊपर बेस लाइन ड्रॉ करें, बॉटम से 2-3 सेंटीमीटर जगह छोड़ के। ये कोई फिक्स नहीं है, बस नीचे से कुछ जगह खाली होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर लग जाए या थोड़ी इससे नीचे लग जाए वो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे कुछ ना कुछ पोर्शन पेपर का होना चाहिए। तो 2-3 सेंटीमीटर बॉटम से लेड पेंसिल लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर जो सैंपल आपको दिया गया अननोन सैंपल या मिक्सचर ऑफ इंक्स कह लीजिए, उसको एक्स कह लेते हैं। आमतौर पे सैंपल को एक्स से डिनोट इसलिए करते हैं कि इसकी कंपोजिशन मालूम करना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट, अदरवाइज आप इसे कोई भी नाम दे सकते। तो फर्ज करें कि ये सैंपल एक्स है, मिक्सचर ऑफ इंक्स का सैंपल जो है एक कैपिलरी ट्यूब की मदद से इस लेफ्ट लाइन के ऊपर सैंपल का एक स्पॉट अप्लाई, एक नुक्ता लगाए, बहुत मोटा बहुत बड़ा नहीं लगाना। कैपिलरी ट्यूब का मकसद ये है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ एक स्पॉट आपने लगाना है सैंपल। इसी बेस लाइन के ऊपर जो कलर्ड इंक्स आपके पास मौजूद हैं, जो सैंपल के अंदर हो सकती हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन कौन सी है, प्योर कंपोनेंट्स, फर्ज करें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो भी हो तो वो प्योर कंपोनेंट्स के यहाँ पे स्पॉट्स उसी बेस लाइन पे लगा थोड़े थोड़े पास सैंपल का स्पॉट अप्लाई किया और प्योर कंपोनेंट्स के स्पॉट्स इसी बेस लाइन एंड अलाउड टू ड्राई। इसको थोड़ी देर रख दें ताकि ये खुश्क हो। पहला स्टेप फिल्टर पेपर लिया, दूसरा स्टेप बेस लाइन लगाई, तीसरा स्टेप सैंपल का स्पॉट लगाया, चौथा स्टेप प्योर कंपोनेंट्स के स्पॉट्स उसी बेस लाइन पे लगाए और पांचवा अलाउड टू ड्राई। थोड़ी देर इसे रख दें तो खुश्क हो। इतनी देर खुश्क हो रहा है, आप एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लीजिए। इस तरह का एक एपरेटस होता है, शीशे का बना हुआ, बाज दफा आजकल प्लास्टिक का भी अवेलेबल है। इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। एक जार सा है, ट्रांसपेरेंट, शीशा भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। इसके ऊपर ढकना है, अंदर एक वायर लगी होती है ताकि पेपर उसके साथ लटकाया जाए। तो ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक नहीं, उसमें मोबाइल फेज के तौर पे जो सॉल्वेंट यूज होना है वो डाल। मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली 15% सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर वो इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर इस टैंक में डालें। कोई बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 2-3 मिलीमीटर वाटर पे इसकी अगर लेवल हो तो काफी। क्वांटिटी ज्यादा या कम होने से खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सॉल्वेंट डालें, मोबाइल फेस के तौर पे जिसने इस्तेमाल होना है, और इसको ऊपर से थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, ढकना ऊपर ताकि अंदर सारे वेपर्स इकट्ठे। इसके बाद आप जो आपका ये पेपर है, इसको इस वायर के साथ कनेक्ट करके इस टैंक के अंदर लटका दें। सबसे खास बात ये है कि पेपर इस तरह से आपने सस्पेंड करना है, इस तरह से पेपर लटकाना है कि पेपर का बॉटम जो है वो इस सॉल्वेंट से टच करे, लेकिन बेस लाइन इस सॉल्वेंट से बाहर रहना चाहिए। पेपर सॉल्वेंट से टच करेगा लेकिन बेस लाइन सॉल्वेंट से बाहर रहेगी। Suspend the paper in tank in such a way that its lower end is dipped in solvent but baseline remains outside.
तो आप ये जो डायग्राम अगर देखें, ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसके बॉटम पे ये सॉल्वेंट मौजूद है, ये बेस लाइन लगी हुई है रेड कलर में, उसके ऊपर सैंपल का स्पॉट लगा है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, आप इसे रेड, ग्रीन और ब्लू कह सकते हैं। पेपर को इस वायर के जरिए इसमें लटकाया इस तरह से कि पेपर का बॉटम सॉल्वेंट से टच कर रहा है, लेकिन बेस लाइन सॉल्वेंट से बाहर है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये बेस लाइन सॉल्वेंट से टच कर गई तो ये कंपोनेंट सॉल्वेंट में चले जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। इसको लटका दिया आपने, ऊपर से ढकना, क्रोमेटोग्राफिक टैंक को ऊपर से ढकना रख के बंद करके, लिड है इसके ऊपर, जैसे संदूक का ढकना होता है उस तरह इसको बंद कर दें और इसे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट के लिए लटका दें। टाइम नोट करना उतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि आपने इतनी देर इंतजार करना है कि सॉल्वेंट इसका खुद का खुद राइज करे और ऑलमोस्ट 3/4 हफ्ते पर गीला हो। मुमकिन है आपके जहन में ये आए, आमतौर पे नहीं आता, जहन होगा तो आएगा, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता आ ही जाता है, इस सॉल्वेंट खुद का खुद कैसे यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा। आपने घर में पानी नीचे से ऊपर वाली बिल्डिंग में, ऊपर वाले पोर्शन में, टैंकी में फिल करना हो तो जब तक मोटर ना लगाए पानी ऊपर नहीं जाता। ये सॉल्वेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर कैसे मूव करेगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ये जो 9th पॉइंट है इसमें मेंशन किया गया है, सॉल्वेंट इस पेपर में खुद बहुत ऊपर जाएगा कैपिलरी एक्शन की वजह से। ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है? अगर कोई पोरस चीज हो, छोटे छोटे मसाम हो, पोर्स हो, उसमें सॉल्वेंट खुद का खुद राइज करने की कोशिश। जैसे प्लांट्स में जाइलम एसिड से सैप जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर पौधे जमीन से जस्ट करते हैं, जाइलम एसिड अपवर्ड मूव करते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मुमकिन है आप कहें जी मैं तो बायोलॉजी पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे तो जाइलम का पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपने शायद कभी फोम का कोई टुकड़ा देखा हो, फोम में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर किसी जगह पे पानी गिरा हुआ हो, आप ऊपर उसमें फोम के ऊपर रख दें तो वो पानी फोम के अंदर जस्ट होता है, वो भी उसमें राइज करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। आप ये आज घर पे खुद करके देख लीजिए। आप सहन में 2-3 बाल्टियां पानी की गिराएं और घर के अंदर से डबल बेड का एक गद्दा ला के उसके ऊपर रख, इंशाल्लाह वो सारा पानी खींच लेगा। मुमकिन है आपके कि हमारे घर करते ही नहीं, कोई बात नहीं। आपने शायद कभी रस जो बेकरी से मिलते हैं, चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो रस देखे हो, उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप उसे चाय में या दूध में थोड़ा सा डिप करें तो काफी सारा लिक्विड, काफी सारी चाय, काफी सारा दूध जस्ट कर दे, राइस जाता है। मुमकिन है आपका ये भी बड़ा महंगा सकते हैं, मैं तो पैसे का ही कोरोना के में देखी था। तो शायद आपने कभी टिश्यू पेपर देखा हो, आप पानी लेके उसमें टिश्यू पेपर
इस तरह डिप करेंगे टिश्यू पेपर का नीचे वाला सिरा उससे टच कर रहा हो, पानी में डूबा हुआ हो, बाकी टिश्यू पेपर बाहर, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली खुद का खुद पानी उसमें राइस होता जाएगा और वो पूरा टिश्यू पेपर गीला। और अगर आप बहुत ही एहतियात से काम करने वाले हों और आपके टिश्यू पेपर को मैंने ज़ाया नहीं करना, तो आप एक अखबार का कागज काट के उसे डिप करें पानी में, उसके नीचे वाले सिरे को, और उसे सीधा पकड़ के रखें, वो पेपर भी आहिस्ता आहिस्ता गीला। ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई हैं, फोम हो या ज़ाइलोमेथल हो या रस्ट हो या टिश्यू पेपर हो या न्यूज़ पेपर हो, ये सारे पोरस हैं। और किसी भी पोरस चीज में सॉल्वेंट खुद ब खुद राइज करता है। ये जो फिल्टर पेपर आपने यूज किया ये भी पोरस है, सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे तो सॉल्वेंट के फिर रिएक्शन के तहत खुद ब खुद मूव करेगा। जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो उसके साथ ये कंपोनेंट्स भी मूव करेंगे। आपने इतना इंतजार करना है कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ पेपर वेट हो जाए, 3/4 ऑफ पेपर तक सॉल्वेंट राइज कर। ये कोई फिक्स नहीं है, बस आप ऐसे ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा सॉल्वेंट राइज करेगा उतनी सेपरेशन बेहतर। तो जब 3/4 तक सॉल्वेंट मूव कर जाता है, आप इसे पेपर को इस क्रोमैटोग्राफिक टैंक से निकाल लें और जहां तक वो पेपर गीला हुआ है उसे कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। वो सॉल्वेंट फ्रंट लेड पेंसिल से मार्क कर, वो फौरी मार्क करना इसलिए जरूरी है कि अगर ड्राई हो गया पेपर तो मालूम ही नहीं होगा कि सॉल्वेंट कहाँ तक गया, उस पे सॉल्वेंट फ्रंट मार्क कर। ये बेस लाइन की, ये सॉल्वेंट। अब इसे आप थोड़ी देर खुश्क होने के लिए रखें। ओके, आप इस पेपर को यहाँ से रिमूव करके, ये बेस लाइन है, यहाँ आपने सैंपल का स्पॉट लगाया था, ये कंपोनेंट है रेड, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ तक ये सॉल्वेंट राइज किया, इसे हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट का फासला मेजर करें, ये सपोज करेंगे 10 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि 10 100, मुमकिन है कभी ये 8 सेंटीमीटर हो, कभी ये 5 सेंटीमीटर हो, कभी ये 11 सेंटीमीटर हो। आप इसे 10 सपोज कर रहे हैं, आप इसे मे बी Z सपोज कर X5। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट का फासला 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। हर कंपोनेंट में बेस लाइन से जो फासला तय किया वो इस पे मेंशन करें, लेड पेंसिल से लाइन लगा, स्पॉट के सेंटर से बेस लाइन तक का फासला। फर्स्ट करें, इसका 5 सेंटीमीटर है, ग्रीन का 3 सेंटीमीटर है, ब्लू का 8 सेंटीमीटर। ये हर दफा आप 10 दफा प्रैक्टिकल करें, ये फासले हर दफा डिफरेंट आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कितनी देर पेपर लटकाया है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट कौन सा है, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या है। ये इसे रट्टा नहीं लगाना, हर दफा डिफरेंट होता है। ये मैंने सपोज की है, मैं आप इसे XYZ सपोज कर सकते हैं, WXYZ सपोज कर सकते हैं। Distance covered by solvent note करना है, distance covered by each component from baseline यूज करना है, और इसी पेपर के ऊपर निशान लगा देना, लिखते हैं
ये जो पेपर बना है बहुत अहम लक्ष्य का बोलने लगा हूँ, पेपर के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू। अब ये जो पेपर है जिसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं, अब इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम, द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये डिजाइन जो बन गई, ये तरतीब बन गई है, ये डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं, हमें नजर आ रहे हैं हर एक जगह, इसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं। कभी आपके जहन में आए कि जी पहले आप इसे फिल्टर पेपर कह रहे थे, अब आप इसे क्रोमेटोग्राम कह रहे हैं। जब तक इसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट नहीं हुए, शुरू में एक शीट है जिस पे आपने एक लाइन खींच है, उस वक्त ये फिल्टर पेपर है। लेकिन अगर उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग-अलग दिखा दिया जाए, दिस पैटर्न ऑफ स्पॉट्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ये ऐसे ही है कि जैसे एक वाइट शीट हो, पेपर हो, उसके ऊपर आप किसी बिल्डिंग का नक्शा बना दें, उसके ऊपर कुछ खाने बना दें, ये रूम है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये बरामदा है, ये लाउंज है, तो फिर उसे आप उसी पेज को नक्शा लेना शुरू करें। पहले ये पेपर था, अब इसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट अलग-अलग नजर आ रहे हैं, अब ये क्रोमेटोग्राम। इस क्रोमेटोग्राम को देख के आप हर कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू मालूम करेंगे। आरएफ स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन फैक्टर, और इसका फार्मूला है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपोनेंट, जिसकी आरएफ वैल्यू आप मालूम करते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। असल मुझे वो कहेंगे ये रेड की आरएफ वैल्यू, तो रेड कलर में जो बेस लाइन से फासला तय किया डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट 10, 5/10.5, it is RF value of a component, या red component. Similarly, RF value of green component, baseline से फासला और divided by distance covered by salt. और RF value of C component, blue का distance covered by that component over total. RF value कोई यूनिट नहीं हो, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा रहा है, RF वैल्यू की यूनिट क्या है? क्योंकि ये दो डिस्टेंसेस की रेशो है, और दो एक जैसी वैल्यूज की जो रेशो होती है उसकी यूनिट नहीं होती। डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपोनेंट 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट 10 है, तो 5/10 ये रेशो लेंगे, 0.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं है। इसे हम कहते हैं RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट। इसे टेबल की शक्ल में भी ड्रॉ किया जाता है। एक बड़ी अहम बात, अगर ये आपका सैंपल मिक्सचर ऑफ इंक्स है और आप पेपर में उसे सेपरेट करते हैं, तो आपको हर इंक अलग-अलग कलर में नजर आ रही है, ये सारी चीजें विजिबल है। लेकिन बाज़ दफा ऐसे होता है कि आप कलरलेस मिक्सचर लेते हैं, एग्जांपल मिक्सचर ऑफ लेड कैडमियम आयंस, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसका आप यहाँ स्पॉट लगाते हैं कलरलेस, प्योर कंपोनेंट्स भी कलरलेस है, लेड आयंस कैडमियम आयंस के सॉल्यूशन कलरलेस, सॉल्वेंट उसमें से मोबाइल फेज गुजरती है, कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, लेकिन सारा पेपर हमें गीला नजर आता है, उसमें कोई कंपोनेंट अलग-अलग नजर नहीं आता क्योंकि सारे कलर है। ऐसे लगेगा पेज गीला हो गया और कुछ नहीं नजर आएगा। ऐसी सूरत में उस क्रोमेटोग्राम को डेवलप करना पड़ता। डेवलप करने से मुराद ये है
ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो विजिबल नहीं है उन्हें विजिबल बनाना पड़ता है। That is called developing of chromatogram. If component of mixture are colorless, they can be made visible by suitable physical or chemical methods. This process is called developing of chromatogram. For example, अगर mixture of amino acids हो उन्हें सेपरेट किया जाए क्रोमेटोग्राफी से, एक सोल्यूशन होता है नील हाइड्रोजन सोल्यूशन। नील हाइड्रोजन का स्प्रे करें तो वो कंपोनेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अलग-अलग नजर आते हैं ब्लू कलर में। एमसीक्यू में आ सकता है अमाइनो एसिड्स आर मेड विजिबल बाय नील हाइड्रोजन। सिमिलरली लेड कैडमियम आयंस आप प्रैक्टिकल करेंगे, lead cadmium ions का अगर मिक्सचर हो they can be made visible by using H2S gas। H2S gas का स्प्रे करें उसमें lead cadmium ions डिफरेंट कलर्स में, lead ब्लैक कलर में और cadmium येलो कलर में। that process is called developing of chromatogram। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है what is developing of chromatogram, give suitable example। If component of mixture are colorless, they can be made visible by using suitable physical or chemical technique. That is called developing a chromatogram. For example, mixture of lead cadmium ions separated by chromatography is developed by using H2S. Chromatogram containing amino acids is developed by using नील हाइड्रोजन solution। ये क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 वो है मिक्सचर ऑफ इनकी सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी से रिलेटेड है। तो आप खुद देखिए कल आप जब लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठें तो अपने पास टेक्स्ट बुक सामने रखें, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी एंड वी शैल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो।